आज दुख की घड़ी में लेना निवेदन है हमारे समस्त निर्णय घेतली। परंतु सर हिंदी में जानना चाहेंगे 2 दिन की क्या चर्चा हुई, किस मुद्दे पे चर्चा हुई? देखिए, अब जो है महायुति में हम जो बैठे हैं, भाजपा, शिवसेना शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार, तो ये 3 जो हमारे जो गुट है उसमें कौन सी जगह कौन लड़ेगा, किसकी कौन से मतदार संघ में, लोकसभा के सांसद के मतदार संघ में कौन अच्छे ढंग से काम कर सकता है, चुनकर आ सकता है और वो किस पार्टी का है, ये सारा जो जायजा लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके ऊपर जो फैसला होगा। और हम चाहते हैं कि जो मोदी साहब का जो सपना है, जो उन्होंने कहा कि अब की बार 400 के पार सांसद हम चुनेंगे और महाराष्ट्र में जो 45 से भी ज़्यादा सांसद जो है हमारे यूपी के चुनकर आएंगे। इसके लिए कल से जो है अमित शाह साहब भी जो है इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में जो है तीनों गुट के जो है हमारे प्रमुख लोग जो है वो बातचीत उनकी चल रही है और बहुत जल्दी जो ये फैसला हो जाए। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एनसीपी नाराज है सीट शेयरिंग में। बिल्कुल नाराज नहीं है, कौन कहता है, बस ये तो आप ही जो है कुछ बोल रहे हैं भाई, कौन काहे के लिए नाराज हो गए? अब तो चर्चा शुरू है और चर्चा शुरू होने के पहले नाराज होंगे कैसे? हमें पता है कि एनसीपी की जहाँ जहाँ शक्ति है, ताकत है, वहाँ जो है एनसीपी की जगह जो है हमको मिलेगी लड़ने के लिए और वो जो जगह हमको मिलेगी हम जीत कर आएंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं करवा रहा हूँ, मैं मुआवजा दिलवा रहा हूँ, चिंता मत करो, इसलिए मैं आया हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, सर्वे भी हो चुका, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके परिवार के सदस्य आ चुके हैं, आपकी चिंता पूरी कर रहे हैं, चिंता मत करो, अब ढाढ़स बनाए रखो, मैं आ गया हूँ, मुआवजा मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो ढाढ़स बनाए रखो, ढाढ़स बनाए रखो। ठीक है, मैंने सर्वे भी करा दिया, बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा। चलो ऐसा मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो ना। चलो महाराज सबकी चिंता है, बिल्कुल आप चिंता मत करो, बिल्कुल मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। महाराज आपके परिवार के सदस्य आपकी चिंता कर रहे हैं। आज दुख की घड़ी में लेना निवेदन है हमारे समस्त अन्नदाताओं के बीच आकर जो उनके दिल पर गुजरा है, मेहनत मशक्कत करके मेरा अन्नदाता अपने फसल को उगाता है और जब प्राकृतिक प्रकोप इस रूप में पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है उनकी मेहनत मशक्कत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है, अगर इस पृथ्वी पर किसी का हक है तो हमारे गरीब, किसान, महिला और युवा, इन चारों का पहला हक बनता है और उसी का एक स्वरूप हमने आज देखा है, जहां मोहन यादव जी के प्रशासन ने और मोहन यादव जी की सरकार ने 48 घंटे के अंदर आकलन भी करके, सर्वे भी करके और पूर्ण रूप से स्वीकृति पत्र राशि की एक एक किसान के हाथ में थमा दिया। आप लोगों ने मुझसे गुना सर्किट हाउस में अभी पूछा था कि कितने दिनों में राशि मिलेगी और जान पूछ करके मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ चीज़ मैं कार्यक्रम के लिए रखना चाहता हूँ। शायद आपके मीडिया ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका जो लंबा इतिहास रहा है, शायद पिछले दशकों में आपने इतनी तीव्र गति की कार्रवाई न देखी हो जो आज आपको देखने को मिल रहा है। और इसका श्रेय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनकी शासन को जाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं
और एक एक देश की जनता की खुशहाली के लिए संकल्पित हैं। जब कभी भी राहुल गांधी जी किसी राज्य में जाते हैं, उन्होंने गारंटी दी, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, आज जो गारंटी उन्होंने दी थी वो गारंटी हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। चाहे वो 5 गारंटी कर्नाटक के हो, 6 गारंटी तेलंगाना के हो, हमने किया। और हमारी सरकार केंद्र में अगर आएगी, हम जो गारंटी हम दे रहे हैं, एमएसपी का लीगलाइज गारंटी, युवाओं के लिए जो गारंटी हम दे रहे हैं, उसकी घोषणा राहुल जी करेंगे। और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे जो भी गारंटी है वो हम दिला के रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो जरूर हम दिलाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। उधमपुर जम्मू में मेरा इरादा है, बाकियों से भी करेंगे। जीएम सुरूड़ी साहब हमारी पार्टी के सबसे सीनियर आदमी हैं और वाइस चेयरमैन भी है मेरी पार्टी। 4 दफे एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बहुत एक्टिव हूँ। मैं अपने आप को एक्टिव समझता हूँ, मुझसे भी ज्यादा एक्टिव। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब सबसे मौजूद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अभी हमने कतई फैसला नहीं किया है। लेकिन इनके एक भाषण में मैंने सुना, आदिवासियों को इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। अब पता नहीं आप में से आप यहां युवा बैठे हैं, आप शायद कहो भाई इन 2 शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में और वनवासी में क्या बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था। ये लोग आपको बताते नहीं है, मगर ऐसा समय था जब इस देश में, पूरे देश में आदिवासी लोग रहते थे। आप देश के पहले मालिक हो और ये आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा। क्योंकि आप कहोगे मोदी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी थी और आज आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वनवासी वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं। इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में न केवल खूंटी बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिस ढंग से विकास के कार्य को सामान्य नागरिकों तक पहुंचाने का
लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ा है, यह अपने आप में उपलब्धि और भारतीय जनमानस को इस बात के लिए संकल्पित करता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जिससे देश में रहने वाला हर ग्रामवासी, शहरवासी, नगरवासी हो या ग्रामवासी हो, सबको गर्व महसूस हो। और इसी के ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों में खूंटी के गांवों की बात करें तो स्वाभाविक रूप से आधारभूत संरचना के दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जहां काम हुए हैं, अब जब खूंटी जाते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि विकास के कार्य किस ढंग से सड़कों के मामले में हो या शिक्षण संस्थानों के मामले में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या उस धरती की पृष्ठभूमि को देखते हुए सम्मान की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर खूंटी की पहचान को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर जहां देश के प्रधानमंत्री आए, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर, वहीं देश के महामहिम राष्ट्रपति आए और ये कोशिश किया कि जो एक स्वाभिमानी विरासत है, आंदोलन का इतिहास है, उसका सम्मान करते हुए हम भविष्य का निर्माण संकल्पों के आधार पर करें। आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ते हुए दुनिया उसका अध्ययन करे, दुनिया देखे और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समर्थ बनाकर भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करें। इसीलिए लगातार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दृष्टि से कैसे कार्य हो, यह कोशिश किया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस बात की कोशिश हुई है कि हमारी शिक्षा नीति ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए और सभी क्षेत्रों में इस तरीके से पहुंचे ताकि ज्ञान आधारित क्षेत्र, ज्ञान आधारित गांव, ज्ञान आधारित प्रदेश बने। तो जो लक्ष्य है हमारा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर जन जागरण, और वह जन जागरण का अभियान भी खूंटी की धरती से प्रारंभ हुआ। वहीं सबसे पीछे के कतारों में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचने का काम पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खूंटी के धरती से ही पीएम जनमन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और वैसे लोगों को लक्ष्य में रखते हुए जो सबसे पीछे के पंक्ति में है, उससे और वहां तक सुविधाएं और उन्हें आवश्यकता के अनुसार उनके क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे लगातार काम किया जा सकता है, उसे बढ़ाने का काम संकल्पबद्ध तरीके से प्रारंभ हुआ खूंटी के धरती से। आज अभी आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हो गई, जिस बैठक में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, मैं भी था शामिल उसमें, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर जी भी हमारे साथ बैठे थे। बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हो गया, सकारात्मक चर्चा हुई और हमने ये तय किया है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में। बात अगर आपका सवाल होगा सीट शेयरिंग के बारे में, तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है, लगभग सभी बातें तय हो गई है। सीट शेयरिंग हो गया है और पूरी तरह से बहुत ही ठीक ठाक तरीके से हो गया है। प्रकाश अम्बेडकर जल्दी चलेगा।
प्रकाश आंबेडकर की चर्चा पूरी हो गई और जो बात उनको कहनी थी उसके ऊपर बात रखी और उन पर हमारे यहाँ चर्चा भी हो गई। पूरी तरह से लंच वगैरह करके हम सब लोग एक साथ बैठे थे और पूरा समय उनको दिया है और पूरी चर्चा उनके साथ भी हो गई। उनका जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के ऊपर भी चर्चा हो गई और फिर एक बार अगर जरूरत पड़ती है तो हम अम्बेडकर साहब से एक बार बैठेंगे। देखिए, पूर्वांचल की धरती पर हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। अखिलेश जी को क्या जवाब है जो खासतौर पे अभी तक तो यहाँ आजमगढ़ से भी नहीं फाइनल हुआ और देखिए तो पूर्वांचल की सीटों की बात। देखिए, वो उनका विषय है, वो उनकी पार्टी है, वो अपने पार्टी के मालिक हैं। हम लोग एनडीए में हैं, हम लोग एनडीए की बात करते हैं। हम लोग गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को रोटी, कपड़ा, मकान হেফাজতে নিল সিবিআই। শাহজাহানকে অবশেষে হেফাজতে নিল সিবিআই এবং এই মুহূর্তে গাড়ি বেরোচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা একেবারে के लिए सिर्फ परिवार ही मेरा और साथ में परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। उनके लिए तो देश है उनके लिए। ये दुनिया जानता है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि लालू यादव जी का परिवार सीमित है। वो भले किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लें, लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला, राबड़ी जी को बनाए। और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा तो किसी दूसरे को, यानी परिवारवाद को स्थापित। अभी भी बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी में कोई यादव, कोई
A to Z जाति की नहीं दिखाई दिया। राज्यसभा का टिकट दिया तो अपने ही संबंधी को हरियाणा से ला करके, राज्यसभा भी दिया अपने ही परिवार के लोगों को, और अभी विधान परिषद में और विधान सभा में बेटा और पत्नी को ही लालू यादव जी ने नेता बनाया। इससे बड़ा और परिवारवाद का नमूना क्या हो सकता है? जहां जहां परिवारवाद है वही लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। चाहे अखिलेश जी हों जिनको मुलायम सिंह ने बैठाया, लालू यादव जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे ममता जी हों, ये सारे लोग परिवारवाद के लिए ही लड़ रहे हैं। डेफिनेटली फिनटेक इंडस्ट्री देश में एक ऐसी इंडस्ट्री बनी है जो कि देश में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला रही है, और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ सपने को एक संकल्प बनाया है, विकसित भारत का संकल्प, उस संकल्प में फिनटेक इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। आज फिनटेक इंडस्ट्री के सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ मौका मिला बात करने का, और विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो प्रेजेंट करने का। बहुत उत्साह है लोगों में, किस तरह से देश में एक नई ऊर्जा है, किस तरह से देश एक संकल्प के साथ, एक शक्ति के साथ, एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। सब विपदे आपदे पाशे थाके, ওদের জন্য 750 টাকা করে এপ্রিল মাস থেকে বাড়ানো হলো। দুই হচ্ছে যারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার আছে তারাও 8250 টাকার মতো পায় এরকম, তো ওদেরও 750 টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও 6000 সামথিং পায়, এবং তাদেরটাও 500 টাকা করে 1 এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন, ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় মামাটি মানুষের সরকার আপনাদের সাথে ছিল। क्या है आपका एजेंडा? देखिए, हम तो पहले आप लोग को हमने कह चुके हैं कि सब काम बड़ा तेजी से काम शुरू हो गया है। कल नियुक्ति पत्र भी हम लोग अटेंड, आज जो यहाँ झारखंड की जनता की जो भावना है उसी के अनुरूप सब चीज हम लोग काम करते जा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जानते हैं कि यहाँ उनको प्रभाव उतना नहीं है, बीजेपी को यह ज्यादा सीट नहीं मिलता है, तो पूरा दम लगा के पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हैं। ये दुख की बात है, शर्म को भी, कि एक प्रधानमंत्री को एक हफ्ता में 3 बार चुनावी प्रचार में आना पड़ता है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं है पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं पर, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। तो प्रधानमंत्री जो भी करे,
चल देगा तो मैं तो सारा कितने बजे है? ठीक है, ये इन दोनों में सब फिट हो जाएंगे। मैं बोल देता हूँ इन दोनों में सब 3:30 वाले 3:25 3:30 वाले में सब फिट हो जाएंगे। चार्जिंग को ऑलमोस्ट पैरेलल ही होगी, जैसे ट्रेन पैरेलल चल रही है वैसे होगी। वहाँ पैरेलल हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। हो सकता है इनफैक्ट इस पे रोजेस नहीं लगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। या तो कल नहीं लगे होंगे, आज लगे होंगे। फिर बैठ जाइए, कल आप इसी में बैठे, उस वाले में